नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक से 6.3 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। देश में 29 दिसंबर को रोजाना 9,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे, जो कि 9 दिनों के बाद 90,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 28 जिले ऐसे जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट में 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। वहीं 43 जिले ऐसे जहां संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज हुई है। यानी कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, पाबंदियां भी बढ़ती जा रही है। पाबंदियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ, लेकिन नेताओं को ना तो जनता की फिक्र है, ना उनके हितों का ध्यान है। कई राज्यों में राजनीति पार्टियों के लोग कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं, यानी कि नेताओं को भी ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश के कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई अगले कुछ दिनों में तीसरी लहर बड़े पैमाने पर आ सकती है, यानी कि तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। अब तक चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि चुनाव तो स्थगित होंगे नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अनुभव को देखते हुए इस बार चुनाव प्रचार और बाकी चीजों में सख्त एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, और वो दिखने भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए अपनी अपनी रैलियों को रद्द कर देने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दूसरी लहर चरम पर थी। रैलियों में भारी भीड़ की तस्वीरें आने से चुनाव आयोग पर बहुत सारे कड़े सवाल भी उठ रहे थे। उस समय जब हालात काफी खराब हो गए थे, चौतरफा आलोचना होने लगी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार ओमिक्रॉन की तीसरी लहर की इस आहट के बीच क्या चुनाव होंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, और अगर होंगे तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसी पर करेंगे चर्चा। ऑब्वियसली जितना गंभीर ये मुद्दा है, उतने ही गंभीर इस पर सवाल भी खड़े होते हुए सवाल ये कि क्या 2022 चुनाव होगा तीसरी लहर का सुपर स्प्रेडर? अगर थोड़ी सी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, आम जनता के स्तर पर हो, नेताओं के स्तर पर हो, तो बहुत महंगी ना पड़ जाए। चुनावी रैली जरूरी या फिर जिंदगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या सारी पाबंदियां जनता के लिए ही है? नेताओं की लापरवाही की कौन लेगा जिम्मेदारी? ठीक है, रैली तो चलिए रद्द कर दी गई है, लेकिन नेतागण जिस तरह से धरना करते दिखाई दे जाते हैं, प्रदर्शन करते दिखाई दे जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओमिक्रॉन बढ़े तो फिर चुनाव क्यों ना टले? क्या चुनावी रैलियां बनी है कोरोना विस्फोट की वजह? लोगों की जान के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ कब तक? आज इन्हीं तमाम हम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जी जुड़ेंगी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर D.R. राय, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं IMA के, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अनुमा आचार्य जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से केसेस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, आप भी भली भांति वाकिफ है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कांग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुद से इनिशिएटिव लेते हुए अपनी रैलियों को रद्द कर देने का फैसला लिया। लेकिन अब चुनाव तो होने हैं, चलिए रैलियां रद्द कर दी गई हैं, लेकिन चुनाव के लिए भी तो लोगों की गैदरिंग होगी, वोटिंग के लिए भी लोगों की गैदरिंग होगी। ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि राजनीतिक दल किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस प्लानिंग के साथ उस सिचुएशन को फेस करेंगे? क्या कुछ सॉल्यूशन है आप लोगों के पास कि चुनाव भी हो जाए और लोगों की जान पर भी न बनने पाए? शुरुआत आपसे अनुमाचार्य जी।
बतौर एक चैनल जनतंत्र टीवी का और बतौर एंकर मैं आपका साधुवाद करती हूँ कि आपने ये बोलने की कम से कम कोशिश की कि ये पहल कांग्रेस पार्टी ने की है। और एक चलिए ये मान भी लेते हैं कि हमारे एक बरेली की रैली में हमने जो भगदड़ देखी उसके बाद ये निर्णय हमने ले लिया, तो बाकी पार्टियां भी अब इसका अनुसरण कर रही हैं। और मैं चाहती हूं कि आज की बहस किसी मुकम्मल अंजाम पे पहुंचे, लेकिन एक बात है ना कि जो चीजों का प्रबंधन करना है, जहां एग्जीक्यूशन है वहां सरकार है। कांग्रेस का ये रोल हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को और बाकी भी लोगों को ये प्रसारित जरूर करे कि भाई आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन, एक तो आप ये भी जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में इम्प्लीमेंटेशन है, तो अगर वो उन्होंने चुनाव डिक्लेयर किया है तो सबको चुनाव लड़ना ही है, ये लोकतंत्र है। बिल्कुल। अब इसमें जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, वहां सरकार का रोल आता है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो वैक्सीन लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये हमारी तरफ से बिल्कुल हो। आगे की जो स्पीड है फिर एक तरफ डावाडोल हो रही है, तो उसको भी सरकार को बरकरार रखना होगा। ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो दवाइयां हैं फाइजर की, जो WHO ने अप्रूव की, उन्हें मंगाना होगा। ये सारी चीजों में तो सरकार का रोल आएगा। बिल्कुल ठीक है। सरकार की प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ेंगी रेणु भाटिया जी, उनसे भी मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी, उनका विश्लेषण में लेना चाहूंगी। सबसे पहले प्रोफेसर विवेक सिंह, आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, भाई चुनाव भी जरूरी है, रैलियां रद्द कर दी गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से ये संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए तो लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, और उस समय डर इस बात का कि ओमिक्रॉन कोरोना अपने पीक पर होगा। ऐसे में कैसी सिचुएशन से डील किया जा सकता है? क्या कुछ विकल्प ऐसे हो सकते हैं जिन पर काम हो सकता है? क्या कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए शिल्पा जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं जो कोविड के केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए तो कभी 50%, कभी 60% की जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 3000 के आसपास जो है ओमिक्रॉन के केसेस पे हैं। तो अगर आप देखिए जो एक हमारे पास ऑप्शन है वर्चुअल रैली करने का, और देखिए अगर आप जो है, एक जो कहावत है ना कि जान है तो जहान है, तो चुनाव तो जरूरी है, लेकिन जो लोगों के जीवन को बचाए रखना भी उतना जरूरी है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, 150 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीनेशन भी काम हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन यह इलेक्शन कमीशन को देखना है कि कितना तक। देखिए एक लिमिट होती है कि हाँ इस लिमिट के बाद अगर पड़ता है केस तो आपको कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर 1, 2, 3, 4 महीने अगर जो चुनाव है उसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत या कोई बहुत बड़ी समस्या की नहीं आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए अगर चुनाव को टालना पड़े तो बिल्कुल टालना चाहिए। और बिल्कुल कांग्रेस ने जो पहल किया है कि उन्होंने अपने आप को रैली से दूर कर लिया है, वो एक अच्छी पहल है। लेकिन हाँ, एक बात मैं शिल्पा जी और कहना चाहूंगा कि हम बात करते हैं वर्चुअल जो है रैलीज की, लेकिन हमारे जो खास करके उत्तर प्रदेश वगैरह में, अगर मैं, क्योंकि मैं उधर से खुद हूँ, तो वहां पे ऐसे गाँव में जो है ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि हम इन चीजों को कर सके। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रुद्र विक्रम सिंह, आपको क्या सुझाव नजर आ रहे हैं? आपको क्या विकल्प नजर आ रहे हैं? क्या समाधान नजर आ रहा है? क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि चुनाव भी जरूरी है और लोगों की जान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है? कैसे समन्वय बैठाया जाए, कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए? बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, चुनाव आयोग के सामने, तमाम राजनीतिक दलों के सामने। देखिए, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि चुनाव जरूरी है। बिल्कुल चुनाव जरूरी नहीं है। हमारी जान जरूरी है, हमारी और आपकी जान जरूरी है। चुनाव बहुत ज़रूरी नहीं है। चुनाव आर्टिकल अगर हम 324 की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें, 153 वो भी कहता है कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, 172 आर्टिकल भी कहता है अगर कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो चुनाव आप टाल सकते हैं। और अभी मार्च 2020 में जब राज्यसभा के इलेक्शन होने थे तो चुनाव टले। उसमें क्यों? क्योंकि उसको वोट करने कौन जाएगा? हमारा विधायक वोट करने जाएगा, जो विशिष्ट लोग हैं वो वोट करने जाएंगे, तो उनके लिए चुनाव टाला जा सकता था। लेकिन अभी क्योंकि वोट किसको करना है?
आम जन को, जिनके जान की फिक्र ना कांग्रेस को है, ना बीजेपी को है, ना किसी पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ एक दिखावे के लिए सब लोग आते हैं कि भैया हमें आपकी फिक्र है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। अगर फिक्र है तो सबको एक साथ, अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ने पूछा था तो सारी पार्टियों ने मिलकर कहा नहीं भैया हम चुनाव के लिए तैयार हैं, आप चुनाव कराइए। किसी एक पार्टी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम चुनाव टाल देने चाहिए, अभी कोई जरूरी नहीं चुनाव कराने। इसलिए मैंने ये सवाल किया है रुद्र विक्रम जी कि भाई ऐसे संकेत तो फिलहाल मिल नहीं रहे हैं कि भाई चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन अब अगर हम इस मुहाने पर खड़े हुए हैं कि चुनाव भी कराना है, लोगों की जान भी बचानी है, तो हमें किन विकल्पों पर गौर करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिन्हें अपनाए जाने की आवश्यकता? देखिए अगर आप चुनाव होंगे तो आप जानों की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, जान जाएंगी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा जो शिक्षक थे, जो पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश को 1600-1700 उसमें शिक्षक जो जिनकी ड्यूटीज लगी होती थी वो मरे, बहुत सारे लोग मरे होंगे, उनकी कोई संख्या किसी के पास नहीं है। सरकार सारे प्रदेश सरकारें एकदम आके कहती हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरा, तो सरकारें फिर कह देंगी कि हमारे यहाँ तो कोई मरा ही नहीं जी, कोई नहीं, ऐसे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो आप चुनाव अगर कराएंगे तो मुझे नहीं लगता, आप कुछ भी कराइए, वर्चुअल रैली कराएंगे तो सुनने कौन आएगा? सुनने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करेंगे। आप वोट देने जाएंगे तो लाइन में लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है कि एक आदमी के लिए एक वोट कर दें, या फिर आपके पास ई वोटिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है कि हम 2 महीने में ई वोटिंग का कोई सिस्टम ऐसा जनरेट कर दें और यानी कि आपके मुताबिक वर्चुअल रैली का या वर्चुअल वोटिंग का भी जिक्र तो हो रहा है, बात तो इनके बारे में हो रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम इसे हकीकत बना सके या फिर इसे धरातल पर इंप्लीमेंट करवा सके। चलिए सर, लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर DR राय लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, राजनीतिक दलों को और राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण को तो आपने सुन लिया, अब आप जरा देश के लोगों को यह बताए कि हमारा देश इस समय जिस मुहाने पर खड़ा हुआ है ये कितना खतरनाक है, ये कितना गंभीर है, और चुनाव भी है, साथ ही ओमिक्रॉन की पीक का भी खतरा है, क्योंकि आज से 10, 20, 25 दिनों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है जिस स्पीड से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहां जा रहा है सर हमारा देश? हमारा देश जहां जा रहा है हम सब उसको देख रहे हैं और हम बहुत ही पीड़ित हैं। सेकेंड वेव के अंदर हमने त्राही मचते हुए सड़कों पर देखी, अस्पतालों में देखी, लोगों को सड़कों पे मरते देखा, शमशान घाट के ऊपर उनकी लाशों को जलाने के लिए वक्त नहीं था। हम एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ नहीं बोल रहा। इसलिए आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। राजनीति हम तब करेंगे जब हमारी जनता हमारी होगी। हम राजनीति जनता के बिना कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज है कि जो कोरोना ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला है, ये डेल्टा वायरस से भी ज्यादा तेज है। चलो ये तो हम ये कह रहे हैं कि इतना घातक नहीं है, लेकिन आज की रिपोर्ट जो हमको अमेरिका से मिली है, अमेरिका के अंदर इस ओमिक्रॉन के वायरस से सारे वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं अस्पतालों के अंदर। कल हमारे देश के अंदर क्या होगा मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये जरूर कामना करता हूँ एज ए डॉक्टर कि हम लोगों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, जो बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये कहूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मैं उसको भी दाद देता हूं कि जब सेकंड वेव के अंदर हम लोगों ने जो तकलीफें सही सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो दी। हम डॉक्टरों ने पूरे जी जान लगा के, हमारे 2000 डॉक्टरों ने अपनी जान निछावर कर दी इस देश की सेवा करते हुए। बिल्कुल। और आज की स्थिति को देखिए, 1000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमारा इन्फेक्ट हो चुका है, संक्रमित हो चुका है। इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर 60 डॉक्टर मरीज हो गए हैं। हाँ। राम मनोहर लोहिया में मरीज हो गए हैं, सफदरजंग में मरीज हो गए हैं, पटना के अंदर 200 डॉक्टर मरीज हो गए। कोई सा इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, वो डॉक्टर अब मरीज हो रहे हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर डॉक्टर भी इसी प्रकार से मरीज होते रहे तो डॉक्टर जब घर बैठ जाएंगे तो मरीजों को देखेगा कौन? अगर आज इसके ऊपर हमने कंटेनमेंट इसको नहीं रोका तो हम किस स्थिति में होंगे, मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। सिर्फ चेता सकता हूं कि हमको अपनी आंखें खोल के आगे देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर साहब, देश बचेगा, क्या लग रहा है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए और भयानक उसके परिणाम को देखते हुए, क्या चुनाव टाले जाने चाहिए? एज ए डॉक्टर आप क्या मानते हैं, और जनता की जान के लिहाज से आपको क्या लगता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त ऑलरेडी कंट्री के अंदर पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। हाँ। पेंडेमिक एक्ट के अंदर सारी चीजें वैसे भी इवेंट्स पे चली जाती हैं। हाँ। सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। हाँ। अगर 2 महीने अगर हम इलेक्शन को टाल देंगे, 3 महीने टाल देंगे,
हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल। ऐसी कोई आफत नहीं आने वाली है। अब हम वर्चुअल रैली की हम भी उसके कह रहे समर्थक हैं कि आप रैली कीजिए लेकिन वर्चुअल कीजिए, लेकिन हमारे पास वर्चुअल रैलीज करने का फिर वर्चुअल वोटिंग तो हम नहीं करा सकते। वोटिंग के अंदर हमारे यहाँ लाइनें लगती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, रात के शाम के 6 बजे तक लोग वहां खड़े रहते हैं। तो उस वक्त कौन सी डिस्टेंस हम 6 गज की डिस्टेंस 6 फुट की कहां से मेंटेन कर लेंगे, ये बताइए मेरे को। और जहां तक मास्क का सवाल है, हमारे मीडिया के सारे लोग, डॉक्टर बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि बिना मास्क के घर से मत निकलिए, सैनिटाइज कीजिए, अपनी 6 फुट की दूरी बना के रखिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मार्केट उठा के देख लीजिए, कितने लोगों ने वहां पे मास्क पहनी हुई है, कोई है उसको फॉलो करने वाला? जब जनता हमारी समझ के राजी नहीं है तो हमको डंडा तो दिखाना पड़ेगा अपने देश की स्वास्थ्य के लिए, अपने देश की जनता के लिए। या तो जनता खुद जिम्मेदार बन जाए, ये भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर सारी चीज कहते हैं, सरकार सारी चीज कहती है, लेकिन अगर उसको जनता फॉलो नहीं करेगी तो सरकार और डॉक्टर क्या कर लेंगे? बिल्कुल। हमारी जनता को हमने देख लिया। आप सरोजनी नगर मार्केट में जाइए, कंधे से कंधा मिला के लोग चल रहे हैं। करोल बाग सरकार प्रशासन चाहे कितनी भी तैयारियां क्यों ना कर ले, कितने भी प्लान्स क्यों ना बनाकर रख ले, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक आम जनता का उसमें सहयोग नहीं मिल जाता। डॉक्टर जी आर राय अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इन्हीं सवालों के साथ मैं सीधे अनुमा आचार्य जी आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई चुनाव जरूरी नहीं है, इस समय लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर ये नौबत आती है कि चुनाव को टाला जाए, उस समय कांग्रेस से अगर पूछा जाएगा तो क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का होगा? देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पे निर्णय सारे लोग मिलकर कहते हैं। और अगर हम जैसे राहुल गांधी जी ने पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बारे में शुरू से ही बता दिया था। हाँ। तो जहां पे ऐसे सवाल आते हैं वहां पे आप ये समझ लें कि लोगों का जहां नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी उस तरफ नहीं जाएगी। अगर हम पैटर्न देखें तो जनवरी से बिल्डअप होता है, फरवरी के एंड में और मार्च में पीक हो रहा है, पिछले 2 बार से हमने देखा है, और मई जून आते आते ठहर जाता है। हाँ। कम हो जाता है। तो अगर ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ये डिसाइड करता है तो कांग्रेस पार्टी उसका निस्संदेह सपोर्ट करेगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जरा स्थिति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग से जब भी मैं सवाल करती हूँ तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई हम तो जाते हैं दलों के पास पूछने के लिए, और फिर जो दल कहते हैं हम उस पर अपनी सहमति जता देते हैं। दल ने चाहा कि यहाँ चुनाव हो तो हमने कह दिया कि चुनाव होगा। जरा इसको स्पष्ट करें। मेरा ये पूछना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुमत पर जाता है या वीटो पावर किसी की होती है? अगर वीटो पावर होती होगी तो डेफिनेटली कांग्रेस अपनी बात करेगी। तो अगर उस तरह का कोई प्रोविजन है तो आप मुझे बता दें, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब इस चैनल पे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर बार प्रोएक्टिवली जब बाकी लोग वैक्सीन बनवा रहे थे, मतलब नवंबर 2019 के बाद ये सब बातें शुरू हो गई थी, तब फाइजर हमारे पास आए थे, तब हमने उनको प्रोएक्टिवली ऑर्डर तब नहीं दिया। दूसरी लहर के पहले हमने प्रोएक्टिवली फिर काम नहीं किया। इस बार जो दवाई है, मेरा ये कहना है फाइजर ने बना दिया है, जो बाइडेन के प्रशासन ने उसकी 1 मिलियन डोजेज यानी कि 30 टैबलेट एक डोज में होता है, वो खरीद के रख लिया है। हमारे यहाँ क्या है, आपको किसी को ज्ञान है क्या? डॉक्टर साहब को मालूम है क्या इस बारे में? मैं ये जानना चाहूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या जवाब होगा? उसके बाद विवेक सिंह आऊंगी। नहीं, जो आज ये बात देखिए, जहां तक फाइजर की दवा का सवाल है या कि वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं किसी पर टीका पढ़ने नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कहूंगा कि हमारे देश ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी जो फाइजर की दवाई 1399 रुपए का एक सेट, एक डोज पूरी की पूरी एक आदमी के लिए डोज आती है, सरकार ने उसको कल से उसको चालू कर दिया है, जो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब कितनी डोज है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इसको अलाउ कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरे देशों की वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, हाँ। मैं इसके लंबी बातें ना करके मैं कहूंगा कि ये बात जरूर है कि 140 करोड़ 135 करोड़ के हमारा देश है, उसके हिसाब से हमने आज कितना कुछ कर लिया है, लेकिन हमें जनता का सहयोग। और दूसरी बात मैं ये और कह दूं कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन सिर्फ आपको एक शील्ड करेगा, आप सीरियसली बीमार नहीं होंगे, छोटा मोटा तो आपको भी असर होगा। इवन बूस्टर डोज के बाद लोग बीमार हो रहे हैं, हाँ। हम क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार से म्यूटेशन हो रहा है, अभी म्यूटेशन, हम अभी तो बात करें ओमिक्रॉन की, अभी फ्रांस के अंदर IHU एक और म्यूटेशन हो गया है,
जिसका कि 42 टाइम्स म्यूटेशन हो चुका है। हाँ। और ये कहा गया है कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसकी स्पीड और भी ज्यादा है। तो हमको इन चीजों को दिमाग में रख के अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमारे देश का स्वास्थ्य न बिगड़े, हमारी जनता में त्राही त्राही न मचे। हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, हमको बेड्स भी चाहिए, हमको दवाई भी चाहिए। उस तस्वीर का सामना ना करना पड़े कि हमें कहना पड़े कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। कंपनी के फाइजर के दवा की, तो फिलहाल यह ऐसा कोई रामबाण नहीं है ना, तो इस पे इतना ज्यादा रिसर्च हुआ है कि 100% आपको ठीक ही कर देगी। रही बात, बहुत सारी दवाएं आती रहती हैं, वैक्सीन भी लगी है, और हमने 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ नहीं, एक सेकंड देखिए अनुमा जी, WHO ने बहुत चीजों को अप्रूव किया है और सब कुछ लग रहा है, तो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो दवा कितना नहीं है कि आप जो उसके भी अभी पूरा उस पर कोई रिसर्च भी नहीं हुआ है, तो उस पर हम बात न करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। रही बात 140 करोड़ का देश है और सरकार ने 150 करोड़ के आसपास का वैक्सीनेशन किया है इस पे। और अभी आप देखिए ना, 2 डोज लिया है, बूस्टर डोज लिया, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें समाज का सहयोग चाहिए। अगर हम कहीं बाहर निकल रहे हैं तो लोगों के जो है 2 गज की दूरी बना के रखे, मास्क पहनते, सैनिटाइज करते रहे हाथों को। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, देखिए कोई वैक्सीन हो, कोई दवा हो, आपको इसलिए आपको केवल प्रोटेक्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है बीमारी नहीं होगी, और बीमारी होगी भी तो हो सकता है आप जो है थोड़े कम में आप बच जाए, बस इसके लिए है हमको अपनी सावधानी लगातार दिखानी चाहिए। और रही बात जो लगातार बात हो रही है चुनाव की, हाँ। मैं शुरू में ही कहा कि अगर 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने अगर चुनाव टल जाता है तो कोई ऐसी आफत आने वाले देश पर नहीं है। यहाँ बात देश का है, सवाल देश का है, सवाल देश के लोगों का है। तो अगर जा सकता है तो टलना चाहिए। देखिए ठीक है शिल्पा जी, एक वैश्विक बीमारी है, पूरे दुनिया में आपातकाल लगा है, भारत में ही है, भारत में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अगर चुनाव को हम 2-4 महीने के लिए टाल देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए रुद्र सिंह जी। लेकिन क्या आज वो जो तमाम चुनावी रैलियां अभी पिछले 1 महीना 2 महीना के अंदर हुआ है, क्या इसी वजह से हमारे देश को इस तीसरी लहर में धकेल दिया गया, उसे कारण माना जाए? देखिए, एक कारण तो जहाँ पर 20,000, 40,000, 50,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोग दिखाई दिए। देखिए, एक कारण तो वो मान ही सकती हैं आपकी, एक तरफ एक नेता के या कई सारे नेता के टीवी पे कहते हैं कि मास्क पहनिए और सैनिटाइजर लगाइए, और फिर उसके बाद जब रैलियों में भीड़ दिखती है तो कहते हैं आहा मुझे आनंद आ गया भीड़ देख के। तो वो एक द्व्यर्थी बात जब कई सारे नेता करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण वजह तो वो है ही है ये कोविड स्प्रेडिंग का। लेकिन मैंने वही कहा कि आप अगर चुनाव कराएंगे तो देखिए भीड़ जमा होगी, क्योंकि भीड़ कैसे आती है वो सारे राजनेताओं को पता है कि भीड़ कहाँ से आती है और कैसे आती है। देश में बेरोजगारी इतनी है, पैसे के दीन है लोग, तो आएंगे ही भीड़। वो भीड़ किस लिए आती है वो भी सबको आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही कहना, और जो इधर बात हो रही है कि फाइजर की दवाई और ये दवाई, देखिए ये सब चीजें जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर लोग, हमारा किनारे नहीं है कि हम इसमें कुछ टिप्पणी कर सके। लेकिन ये जो रैलियां हैं, अगर रैलियां होंगी, चुनाव होंगे तो रैलियां भी होंगी। इलेक्शन कमीशन कितना भी उस पर रोक लगा दे, रैलियां फिर भी होंगी, क्योंकि वर्चुअल रैलियां संभव नहीं है। भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। रेणु भाटिया जी, आप लोग सत्ता में हैं, सरकार में हैं, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है चुनावी लिहाज से। ऐसे में क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रेटेजी है मैडम 2022 के इस चुनाव के मद्देनजर, और वो भी ओमिक्रॉन की पीक के खतरे के बीच? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं और उसी रूटीन में अभी भी आए हैं, कोई नई बात नहीं। और क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां पर चुनाव की प्रक्रिया रेगुलर रहती है, तो उसी संदर्भ में इस बार भी चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि ओमिक्रॉन है, कोरोना था, सेकेंड वेव आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने उन सफल सारी बातों को किया, उन सारी प्रिकॉशंस को लिया। अपने देश में सबसे अधिक से अधिक लोगों को जो है इंजेक्शन, वैक्सीन भी हुए। उसके अतिरिक्त जहां पर भी जो भी सुविधाएं पहुंचानी थी उस समय में वो भी हुई, तो कोई ऐसी कमी नहीं रही सरकार की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके नतीजे हमने देखे ना, पूरे देश ने दूसरी लहर का वो दंश भुगता, वो झेला।
आज भी वो तस्वीरें जब जहन में आती है तो रूह कांप जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपातकाल स्थिति में या इस तरह की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जितना भी सरकार को सहयोग करना चाहिए था अपने पूरी देश की जनता का, उससे कहीं अधिक सोच के साथ किया गया। वो केवल इसीलिए कि कहीं पर भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी घटना घटे जिसका पूर्ण रूप से इलाज ना हो, इसीलिए हर तरह की सुविधाएं चाहे कहीं से भी अरेंज करनी पड़ी इस सरकार ने की। और मुझे लगता है कि जो ये अब ओमिक्रॉन की भी प्रॉब्लम हमारे बीच में आई है, हम उसको भी पूरी मुस्तैदी के साथ उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। भारतीय जनता के पार्टी के पास क्या रोड मैप है इसको लेकर, क्या ब्लूप्रिंट है आप लोगों के पास, किस रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, जहां पर भी वैक्सीन नहीं हुआ, आपने अभी देखा 3 जनवरी से छोटे बच्चों का वैक्सीन भी शुरू हो गया। और आप ये देखिए कि मैक्सिमम वैक्सीन पूर्ण हुआ 135 करोड़ की आबादी में, जहां पर कई देशों की आबादी गिनी जाती है, जहां पर लोगों ने अभी तक कई चीजें पूर्ण नहीं की, हम वहां पूरा वैक्सीन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा जो है सिस्टम और कहीं नहीं हो सकता जिस प्रकार अब चला हुआ है। लेकिन अनुमा जी तो कह रही थी कि अगर भाई इस बार सुरक्षित तरीके से लोगों की जान बचाते हुए अगर चुनाव करवाया जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स की आवश्यकता है और वो सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती है, जो लग रहा है कि हो नहीं पाएगी शायद आपसे। नहीं, ऐसे कैसे आपने पहले जजमेंट कर लिया? और चलिए वो अनुमा जी ही समझाएंगे। अनुमा जी, हाँ, कि अभी जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना तो हमने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखी। सरकार आंकड़े तक छुपा गई है, हर जगह सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। और दूसरा, इल्यूजन्स में रहना, थ्योरी की बातें करना, सिद्धांत परकता दिखाना, ये बातें अलग है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है। पर मैं अब बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर अब क्या बोलूं, मैंने देख लिया कि उनका प्रैक्टिकलिटी से नाता नहीं है। तो आपसे दूसरी बात करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो हम बात कर रहे थे इसके पहले, उसमें जो पहले चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ने, वो राज्यों को ये लिखी है कि जो मतदान कर्मी है उनको वैक्सीनेशन करा दीजिए क्योंकि उनको इस डोज की पात्रता है। दूसरा, आज का जो अपडेट हमने देखा, जो मीटिंग हुई है नीति आयोग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसमें उन्होंने क्या चर्चा की है, जो मैंने अपडेट पढ़ा है उसके हिसाब से तो उन्होंने जो स्टार प्रचारक है उनसे संबंधित प्रोटोकॉल क्या होंगे, बड़ी रैली में क्या होगा, छोटी रैली में क्या होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग के क्या नियम है, मतलब कहीं पर इलेक्शन कमीशन नहीं सोच रहा है। जो दुनिया सोच रही है, जो जनता सोच रही है, जो जनता के हित का है, वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं सोच रहा है। और इलेक्शन कमीशन को हम स्वायत्त माना करते थे इससे पहले, ऑटोनॉमस बॉडी मानते थे। क्या हम इसे ऑटोनॉमस बॉडी मान सकेंगे? कांग्रेस ने कोई लिखित में चिट्ठी लिख के इलेक्शन कमीशन को दी कि इलेक्शन जो है 2-3 महीने के लिए टाल देना चाहिए जब तक ये पेंडेमिक की सिचुएशन है? इसका जवाब मैं पहले हाफ में दे चुकी हूँ। मैंने वही कहा है, कोई इस तरह का वीटो नहीं होता। अगर जब वो कहेंगे तो हम कर लेंगे, जब वो कहेगा तब मैं पहले इसकी बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी पार्टी से पूछता है और सारी पार्टी को एक मत पे होना पड़ता है। यानी कांग्रेस तैयार है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए मत देंगे अपना? लोगों के हित में जो होगा कांग्रेस उसके लिए तैयार है। हम लोग सबने कहा नहीं चुनाव कराइए। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों से पूछा था, सारी पार्टियों ने उसी चीज का जवाब दिया था आपको, उसी चीज का जवाब दिया था आपको कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का है कि अगर कांग्रेस के कहने से वो नहीं कराता है, बाद में ये क्या बोलेंगे वो भी आपको पता है, किस तरह की बातें करते हैं कि इनका ऐसा नहीं हो रहा है, इनका पूरा रैली नहीं हो पा रही है, इनके लोग नहीं आ रहे, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। अगर सब लोग एक तरह से करेंगे तो बिल्कुल कांग्रेस उसके साथ जाएगी। चलिए ठीक है, रेणु भाटिया जी, देखिए ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, बीजेपी क्या स्टैंड लेगी कि हाँ हम भी चाहते हैं चुनाव थोड़ा पोस्टपोन हो, पहले लोगों की जान बचे? एक सेकंड, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है ना, ऑब्वियसली, जो इस तरह, एक सेकंड, अब अभी इन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बीजेपी कहेगी इनकी रैलियां सफल नहीं है, इनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे। अभी हाल ही में ताजा कल प्रधानमंत्री जी को रोकने वाली बात पर इन्हीं लोगों ने कहा कि क्योंकि वहां पर लोग नहीं थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। मतलब इनका कोई स्टैंड है या नहीं है? या कांग्रेस का हमारा तो बहुत स्टैंड है, लेकिन हम ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिखते इस तरह की। मैंने आपको पूरी तरह से सुना, अब आपको भी सुनना। अनुमान नाम है मेरा। आई एम सॉरी।
इतना धैर्य तो आप रखिए ना, थोड़ा सा आप सुनने का मादा रखा करिए। कांग्रेस वालों में यही एक कमी है। अब ये देखिए कि जितने भी चुनावी प्रक्रियाएं हुई हैं अब तक, 1 मिनट, उसमें एक बार भी इन्होंने कहीं पर अपने चुनाव को रोका? अगर चंडीगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इन्होंने क्या कोई प्रक्रिया दी जो आज कहने लग रहे हैं? आज इन्होंने देखा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन मैं आज की मौजूदा परिस्थिति की बात कर रही हूँ। अभी जब चुनाव आयोग ने पूछा तमाम राजनीतिक दलों से, उस समय आज से 5-10 दिन पहले की सिचुएशन अलग थी, आज की तारीख में सिचुएशन अलग है। मैडम एक सेकंड, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, शायद मैं अपनी बात को ठीक से रख पाऊँ। ठीक है। अभी भी तो परिस्थिति वही है ना, 4 दिन पहले जो थी, 10 दिन पहले थी, जो ओमिक्रॉन को लेकर हम लोग चिंतित थे और देश के व्यापक स्तर पर हम लोगों ने इस चिंता का हल निकालने के लिए बिल्कुल स्थिति वही पूरी तरह से हर तरह से साइंटिस्ट जो भी इस चीज को देख रहे हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, किस तरह से वो सेफ्टी मेजर्स लेंगे, किस तरह से लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, लेंगे। समस्या दरअसल यहीं पर आकर अटक जाती है। रेणु भाटिया जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ कि ठीक है, चुनाव आयोग ने भी कह दिया, तमाम राजनीतिक दलों ने भी कह दिया कि हम मास्क के साथ, सामाजिक दूरी के साथ रैलियां करेंगे या किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे, इन तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखा जाता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, या फिर शायद ये तीसरी लहर इतनी तेजी के साथ हमारे देश को अपनी चपेट में नहीं ले रही होती। अब मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ, 2 सवाल है मेरे आपसे, सीधे से सवाल। पहला सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर टाला जाता है उस पर आप लोग स्टैंड लेंगे? आप लोग चाहेंगे कि हाँ, चुनाव 2 महीना 4 महीने टलना चाहिए जब तक ये पीक खत्म नहीं हो जाती है? और दूसरा सवाल ये कि अगर चुनाव होता भी है, नहीं टलता है, अगर किसी भी सिचुएशन में होता भी है, तो फिर वर्चुअल रैली को लेकर या फिर वर्चुअल वोटिंग को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? ये 2 सवाल। देखिए सरकार हर तरह से हर वो मेजर्स ले रही है और हर उस मेजर्स पर प्लान कर रही है जिसमें कि कहीं पर भी जनता को तकलीफ ना हो। पहले 2 जो फेजेस देखने के बाद, कोरोना 1, कोरोना 2 दोनों देखने के बाद, जो भी हमारे देश को नुकसान हुआ, उस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, उस चीज का पूरा मेजर्स, पूरा ध्यान रखा गया। अब रही बात चुनाव की और चुनाव की रैलियों की, तो चुनाव आयोग पूरे जहां पर भी 5 राज्यों में जहां चुनाव है, वहां पर पूरी तरह से जाकर हर मेजर्स को आंक रहा है, कितना कहाँ प्रिकॉशन लेना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना होगा जिसमें जनता का हित भी हो और देश भी। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाता तो मैडम, दूसरी लहर में हमने देखा था ना क्या हुआ था, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव वहां पर हो रहा था, कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा था, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को बहुत सारे कड़े और कड़वे सवालों का सामना करना पड़ा था। इसलिए तो हमारी चिंता बढ़ रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैंने इसीलिए आपको कहा फर्स्ट और सेकंड फेज में जो कमियां रही, जो प्रॉब्लम्स रही या जिनको हमने बैडली फेस किया, उनमें सुधार हो जाए, उनको हम किसी तरीके से बेहतर कर सके, इसी के ऊपर आगे मेजर्स हो। आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या आप पोस्टपोन के लिए हामी भरेंगे या नहीं? चुनाव आयोग तो जो करेगा सो करेगा, वो तो फिर मानना ही पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का अपना क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी वही स्टैंड लेगी जो सबके लिए बेहतर होगा और सबको सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए होगा। उसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैं हर वो कांग्रेस भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है, लेकिन चीजें कुछ और होती हुई नजर आ रही है। चलिए रुद्र जी, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद प्रोफेसर विवेक से। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का पहले काम क्या होता है, पहले आप जितने भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं पार्टियों के, उनको समझ लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराना होता है, और जो भी इलेक्शन की जो सुविधाएं हैं और जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो काम होता है सरकार का। पार्टिसिपेट कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज। वोटर कौन होगा? हम और आप। तो जिसको इलेक्शन में जाना है, अगर वो ये कह देता है कि भैया हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, उसको 6 महीने के परिव्यू में आपको इलेक्शन कराना है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन दलों से तो पूछेगा ना, या जनता से भी पूछ सकता है? प्रोफेसर विवेक सिंह, क्योंकि इस समय जनता की जान खतरे में है। नेताओं का क्या है? नेता तो कनेक्ट करवा देंगे और उसके बाद फिर सत्ता मिल जाएगी। जी अभी बिल्कुल सही बात कहा गया। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि कैसे जो है इलेक्शन का काम किया जाए।
अब रही बात इसको करवाना है कि नहीं करवाना है, वो पार्टियों पर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। एक जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार क्या इनपुट देती है इलेक्शन कमीशन को, उस बेस पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि हमें करवाना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पार्टियां और सरकार इसके जिम्मेदार है। दूसरी बात, अभी इसके पहले एक बात कही जा रही थी, आपने एक प्रश्न उठाया था कि 1-2 महीना जो हुआ है उसमें क्या रैलियों की वजह से कोरोना का केसेस बढ़े हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अगर रैलियों की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते, और मैं इसका समर्थक नहीं हूं, मैं मानता हूं कि रैलियां अगर होंगी तो यह सुपर स्प्रेडर का काम करेगा, तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर रैलियां 1-2 महीने में जो हुई है उनका कोविड से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं और वहां पर कोई रैली नहीं हुई है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर जी.आर. राय, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट, जाते जाते क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है आने वाले 10 दिन 20 दिनों के अंदर, हमारा देश किस तरफ आगे जाने वाला है? मैं कोई राजनीति की तरह बात नहीं कर सकता, मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, और मुझे देश के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। देश का स्वास्थ्य बचाना हमारा परम धर्म है। मैं सरकार से भी ये कहूंगा कि अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पार्टियों ने गुजारिश की, साहब इलेक्शन तो आप करवा दीजिए। अब अगर फिर हम जब इलेक्शन करवाने के लिए हम कह रहे हैं तो सबने उसकी बात कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन मत करवाइए। मैडम आप उठा के देख लीजिए पेपर, इलेक्शन कमीशन को सबने कहा कि साहब इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि छोड़ दीजिए। चलो हो सकता है आपकी कोई बात दूसरी हो, लेकिन मैं जो एज ए डॉक्टर कहूंगा कि देश को इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि हम देश को किस प्रकार से बचाएं। जो ओमिक्रॉन का जो वायरस है बहुत ज्यादा फैल रहा है, आज 91,000 केसेस हो गए हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कल का डाटा आप देखना 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा। बिल्कुल, और इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि क्या पक्ष, क्या विपक्ष और क्या जनता, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं ये कहूंगा सरकार इस सिचुएशन से डील करना चाहिए, जनता को और इलेक्शन कमीशन को इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ठीक है सर, पोस्टपोन कर देना चाहिए, आपका लोग करेंगे जो करेंगे, हम ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, करते रहेंगे। फाइनल कमेंट विवेक जी। देखिए जबरदस्ती करने होगा, जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए और सरकार को चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इलेक्शन को जो है पोस्टपोन किया जाए। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये काफी दिन पहले की बात है और उस समय सिचुएशन बिल्कुल अलग थी जो कि आज है। ठीक है, रोज विक्रम सिंह, तो मैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी से गलती नहीं मानता हूँ, उस समय सिचुएशन अलग थी। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन और पार्टियों का सवाल है, ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, ये चुनाव करा के ही रहेंगे। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हम और आपको ये डिसाइड करना होगा, हम और आपको ये खुल के आके कहना होगा कि आप इलेक्शन करा लो, हम वोट देने नहीं आएंगे। जब तक देश का पढ़ा लिखा वर्ग सामने आके ये कहना शुरू कर दे भैया आप इलेक्शन कराओगे इस माहौल में, हम वोट करने नहीं आएंगे, आप करा लो इलेक्शन। तो यही मुझे फाइनल कमेंट कहना है कि देश के पढ़े लिखे वर्ग से मेरा एक अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि खुल के आइए, सोशल मीडिया पे लिखिए कि आप इलेक्शन करा लो, मैं वोट देने नहीं आऊंगा, आप करा लो इलेक्शन, गाय भैंस बुला के आप इलेक्शन करा लेना, वोटिंग करा लेना। ठीक है, अनुमाचार्य जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के बिहाफ पर? फाइनल कमेंट आपका। दोनों राजनीतिक विशेषज्ञों के बातों से लगभग आखिरी में जो उन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपके ऊपर मर्डर का चार्ज क्यों ना लगाया जाए। काश हमारे देश का इलेक्शन कमीशन स्वायत्त ही होता, ऑटोनॉमस होता, लेकिन वो पीएमओ के पास जाता है और जब तक पीएमओ से उसे नहीं कहा जाएगा इलेक्शन शायद नहीं टलेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। और किसी पार्टी को एक गुजारिश करने नहीं गई थी, इलेक्शन कमीशन ने बुला के बोला था हम करवाना चाहते। तो ये सारी चीजें जो मुगालते हैं उन्हें गलत, जो आप समझ रहे हैं उनको सही करिए, और जो देश के हित में हो, जो लोगों के हित में हो, कांग्रेस हमेशा उसके साथ रहेगी। यही कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में अब सरकार का क्या दायित्व बनता है? रेणु भाटिया जी, आप क्या आश्वासन इस देश के लोगों को देना चाहेंगे? विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के अभी तक के 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी मुद्दों पर हमेशा अपनी जनता का बेटरमेंट की चाहा है, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, चाहे उरी वाला मामला लेकर हो, सर्जिकल स्ट्राइक उरी या डिफेंस के ऊपर डिबेट हो रहा है क्या? डिफेंस पे डिबेट होगा तो मैं बात करूंगी। नहीं ये सारी फालतू बातें यहाँ नहीं। ना सेना का इतना ज्यादा नहीं, आपको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। रेणु जी, समय हमारा देश बहुत गंभीर परिस्थिति में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ठीक है, ओमिक्रॉन पर ही बात करते हैं।
ठीक है अनुमा जी ठीक है, ओमिक्रॉन पर ही बात करते हैं, ओमिक्रॉन चुनाव पर बात करते हैं, ओमिक्रॉन पर बात करते हैं। लेकिन इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? देश की बेहतरी की बातें जब होती है तो आपको जुमले कर रही हैं आप, एक डिफेंस ऑफिसर के सामने, पूर्व डिफेंस अधिकारी के सामने झूठ मुझे ये बोल रही है। नहीं आप जो बात कर रही हैं ओमिक्रॉन पे करिए। ना बिल्कुल गलत बात है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। नहीं ये चलेगा नहीं। विवेक में बैठती अब लोग सब्जेक्ट पर रहिए, आप सब्जेक्ट पर रहिए। रेणु जी दरअसल आप, अरे अगर इन्होंने दोनों वैक्सीन कराए हैं तो ये उसी कांग्रेस की प्रवक्ता है ना जो वैक्सीन को लेकर बोल रही है। ये मोदी की किसी ने कुछ नहीं बोला, सब्जेक्ट पर रहिए। बीमार हो जाएंगे। रेणु भाटिया जी देखिए, कांग्रेस ने आपकी सरकार सत्ता में है, इसीलिए मैंने मैडम कहा कि रेणु भाटिया जी भारतीय आपकी सरकार सत्ता में है। भाग रही है। आज इस समय देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जितनी बड़ी मुसीबत में जाता हुआ नजर आ रहा है, मैडम उतनी गंभीरता के साथ प्लीज मैं आपसे फाइनल कमेंट मांग रही थी, उतनी ही गंभीरता के साथ, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ। आप सुनिए ना, बोलिए से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कैसे इस देश को बचाया जाए? देश के बेहतरी के लिए जो भी उचित होगा सरकार उसी तरीके के काम करेगी। सरकार देश को किसी भी प्रकार से पहले वाली सरकारों की तरह किसी असमंजस में नहीं डालना चाहती। सरकार वही काम करेगी जो देश की जनता के लिए बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि राजनेता जो एक बार फिर से कह रहे हैं, देश के लोगों के साथ ये वादा कर रहे हैं कि इस बार दूसरी लहर वाला कोई सीन नहीं होने वाला है, इस बार हम एहतियात बरतेंगे, इस बार हम सबक लेते हुए दूसरी लहर से तीसरी लहर अगर आ रही है तो उससे जरूर निपटेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे या जुमले बनकर ना रह जाए, हकीकत में भी धरातल पर भी उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसके लिए सरकार की क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है, या विपक्ष का कितना सहयोग उन्हें मिलने वाला है, या आम जनता का भी, क्योंकि जब तक आम जनता अपना सहयोग नहीं देगी तब तक किसी भी सरकार के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो किसी भी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बना ले बिना आम लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों के सहयोग के। इसलिए हम सबको अपना दायित्व समझना होगा, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, और हम लोगों को भी, आम जनता को भी। तभी हम ओमिक्रॉन और कोरोना की इस महाजंग को, इस महामारी की जंग को लड़ सकते हैं और बशर्ते जीत भी सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।